हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम मैंने ऑलरेडी दो वीडियो डाले हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा लास्ट के दो वीडियोस जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी डेफिनेशन, है ना। और फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए उससे रिलेटेड। फिर हमने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। फिर हमने डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। ऑलराइट, आई होप कि ये डेफिनेशंस क्लियर हैं, स्टेप्स क्लियर हैं। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्डर, डिग्री और इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब क्लियर किया था। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, आप देख सकते हैं पहले वाले में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है ना। हमने देखा है कि भाई ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए पहले तो इनको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना पड़ता है। कैसे लिखोगे बाबू इसको? दोनों तरफ स्क्वायर करो। ये क्या हो जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री है ना। तो टू बाई थ्री हो जाएगा ये। अभी भी ये फ्री नहीं हुआ, क्यूब कर दो दोनों साइड, राइट। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। अभी आप देख सकते हो कि क्लियरली ऑर्डर और डिग्री इसका, है ना। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ऑर्डर क्या होता है बाबू? सबसे ज्यादा बार डिराइव किया गया, दो बार डिराइव किया गया, है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होने के कारण। आई होप कि ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को। और डिग्री क्या होती है? उसी की पावर। तो ऑर्डर टू हो गया इसका, है ना। और डिग्री कितना हो गया? थ्री हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स। ओ तेरी, देखो साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ गया जी, है ना। तो अगर आपसे पूछे ऑर्डर, ऑर्डर तो वन है, सॉरी ऑर्डर टू है, राइट, दो बार डिराइव किया गया। लेकिन अगर कोई डिग्री पूछे आपसे तो डिग्री में आप बोलोगे नहीं, पंगा है यहाँ पे, क्योंकि डिग्री में यहाँ पे हम साइन से फ्री नहीं कर सकते हैं अपने डेरिवेटिव को, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो डिग्री क्या बोल दोगे बाबू? नॉट डिफाइंड, है ना। थर्ड केस में देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स रूट थ्री एक्स प्लस फाइव। हाँ, तो डेरिवेटिव तो पॉलिनोमियल में ही फॉर्म में है ना। पावर इसका देखो वन है, टू है, नेचुरल नंबर या होल नंबर है, पावर, है ना। तो कोई लोचा नहीं है, सीधा बोलेंगे ऑर्डर इसका वन है और डिग्री भी इसका वन है। बाकी सब रूट में है, उससे कोई मतलब नहीं है। डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार इसको भी करते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू एस स्क्वायर डी टी, डी टू स्क्वायर डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस थ्री डी एस बाई डी टी का होल क्यूब है प्लस फोर इक्वल टू जीरो है। अच्छा ठीक है, देखो सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिराइव किया गया? दो बार दिख रहा है ना। और उसकी उसी की पावर कितनी है? पावर भी दो है, तो ऑर्डर टू डिग्री टू। क्लियर? आई होप कि ये समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम देखेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है। आई होप कि बेसिक्स रिवाइज हो गया ऑलरेडी। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आप देख सकते हो कि पहले एक चीज समझो आप, है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हम अभी ऑर्डर और डिग्री निकाल रहे थे उसका मतलब क्या था, है ना। तो आई होप कि लास्ट वीडियोस में ये बात मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कि जितना उसका ऑर्डर होता है उतनी ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, राइट। अब जैसे देखो ये एक फंक्शन है ना, इसमें x1 y1 ये सब वेरिएबल है, और ये c1 c2 ये n आर्बिट्री कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बाबू? n आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमें इन सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, हटाना है भाई। अब तुम खुद सोचो, मान लो तुम्हारे पास दो वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व होने के लिए? दो इक्वेशन। तीन वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन होनी चाहिए? तीन इक्वेशन, सॉल्व हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास n है, ठीक है। तो हमें n प्लस वन इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर पाओगे, राइट। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स से x, ठीक है। जितनी बार आर्बिट्री कांस्टेंट आया उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है ना। और ऐसा करके क्या होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाएगा, और फिर जो एलिमिनेट होके आपका फाइनली आंसर आएगा उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? फाइन। अब देखो नोट में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फैमिली ऑफ कर्व देता है, ठीक है।
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। अब मान लीजिए अगर यदि दो बार डिफरेंशिएशन किया गया, ठीक है, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर कितना है? दो। तीन बार किया गया तो तीन। अगर एन टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया तो कितना ऑर्डर हो जाएगा उसका भाई? एन ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। तो एन ऑर्डर हो जाएंगे, इसका मतलब उसके आर्बिट्री कांस्टेंट भी एन ही होंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतनी ही बार हम उसे डिराइव कर रहे हैं, राइट, उतना ही उसका ऑर्डर भी होता है। ठीक है। क्लियर। अब देखो स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले कैसे, मतलब फॉर्म करना है तो सबसे पहले क्या करें, है ना। सबसे पहले आप इक्वेशन को जो है जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में है, डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म में और आर्बिट्री कांस्टेंट, इन सब के फॉर्म में एक प्रॉपर तरीके से लिखोगे। दिया वो नॉर्मली दिया ही रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप गिनोगे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है। मान लीजिए एन आर्बिट्री कांस्टेंट है, मान लेते हैं। ठीक है। तो आप आपका जो भी रिलेशन है उसको एन टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे। कितने टाइम्स? एन टाइम्स। मान लो पांच आर्बिट्री कांस्टेंट है तो पांच बार डिराइव करना पड़ेगा भाई। ठीक है। अब इस डिराइव करने के सिलसिले में आपको क्या करना है? एलिमिनेट करते जाना है आर्बिट्री कांस्टेंट को। ये सब हटते जाना चाहिए। फाइनली फाइनल जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है। क्लियर। चलिए अब एक बना के देखते हैं, है ना। बनाएंगे तभी तो मजा आएगा ना। चलो सबसे पहले दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला whose axis is parallel to x axis and having lattice rectum a। अब देखो, आई होप कि ये पैराबोला का इक्वेशन आप सबको क्लियर है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax करके हम लिख सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे ये बोला गया कि उसका जो एक्सिस है ना वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, मतलब मान लो ऐसा पैराबोला मैंने बनाया। ठीक है। तो एक्सिस देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ये ऑब्वियस पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मेक सेंस। ठीक है। ऐसे कोई भी पैराबोला होते हैं आपको पता है, ये इस फॉर्म में लिखा जाता है 4ax के फॉर्म में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेटस रेक्टम दिया हुआ है स्मॉल ए। अब बताओ लेटस रेक्टम होता कितना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 4a टाइम्स होता है ना। तो ये ए का नोटेशन थोड़ा सा सेम सा हो रहा है। मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, रुको मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग सिंबल में लिखता हूँ। मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है आपका पैराबोला, है ना। तो ये जो 4a है ना, इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है। अब ये 4a किसके बराबर है? स्मॉल ए के बराबर। बात समझ गए। तो 4a अगर यदि स्मॉल ए के बराबर है तो कैपिटल ए अपना क्या हो जाएगा? a/4, है ना। अब देखिए पैराबोला में आपको ये भी दिया हुआ है कि इसकी जो एक्सिस पैरेलल है एक्स एक्सिस के और इसका लेटेस्ट रेक्टम ए है। अब देखो एक्सिस पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब ये नहीं बताया गया कि इसके वर्टिसेस जो है ओरिजिन पे है। हाँ। मान लो कोई पॉइंट हो जो कि एक्स एक्सिस पे मुझे लिखना है, तो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना, तो कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट से अल्फा बीटा मैंने लिख लिया, अल्फा बीटा कोई पॉइंट है। तो मैं स्टैंडर्ड वे में कैसे लिखूंगा इस पैराबोला का इक्वेशन बाबू? y माइनस वाई वन मतलब ये बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब देखो 4a करोगे, 4a मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम लिख रहे हो, उसकी वैल्यू तो a दी हुई है तो a ही लिखोगे, राइट। x माइनस x1, x1 कितना है? अल्फा। बन गया इक्वेशन बाबू। ठीक है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको? ये इस ए को मत गिन लेना क्योंकि ये इन्होंने दिया हुआ है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहा। तो अल्फा और बीटा ये जो हमने माना है ना, यही एक आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, पैरामीटर्स कह सकते हैं। अभी चलिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख गया हमें, इसका मतलब हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार तो फटाफट कर ही लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बीटा और y का dy बाई डी एक्स, राइट। और इधर a, x माइनस अल्फा का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? इतना क्लियर हुआ। अब एक बार और डिराइव कर लेते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे यू भी रूल लगा लेता हूँ मैं। 2 इंटू वाई माइनस बीटा को एक साइड रखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा सर। प्लस अब 2 dy/dx को साइड में रखा और y माइनस बीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। तो मैं dy/dx का स्क्वायर कर दूं, दो बार आ गया तो कर दूं ना। और इधर a का डेरिवेटिव, ये तो बड़ा आसान है सर, जीरो ही हो गया। हाँ, ये टू को हटाओ, ये सब है ना लफड़े को मैं यहाँ पे करता हूँ। तो फाइनली जो हम आ गए, क्या आ गया? y माइनस बीटा d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो बीटा नहीं हटा है, बीटा को हटाना है हमें। तो बीटा को हटाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को y d2y/dx स्क्वायर
प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस बीटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, उसको इस तरह भेज दो, तो ये हो जाएगा बीटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से बीटा की वैल्यू आ गई बाबू। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां मैं लिख देता हूं, तो बीटा की वैल्यू आ गई अपनी y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आई बीटा की वैल्यू। आप चाहो तो इस बीटा की वैल्यू उसमें पुट भी कर सकते हो, है ना। या फिर एक और मजे की बात बताऊं मैं, इतना चीज करने की जरूरत ही नहीं है ना। देखो, होने का तो हो ही गया, राइट। आप इस बीटा को इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, कौन सी इक्वेशन में सर, इस वाले इक्वेशन में, देखो। या फिर आप इतना करने की जगह पे आप डायरेक्ट ये 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर देते, ये ज्यादा आसान था। कैसे, रुको, इन सबको हटाओ, हटाओ इन सबको। आई होप कि वीडियो रिकॉर्डेड है तो आपको दिख ही जाएगा, है ना। आप बैक करके जाकर देख लेना मेरे कैलकुलेशन जो भी है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, ये आपका इक्वेशन 1 आया, और दूसरी बार जब डिफरेंशिएट किया तो ये आपका इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 2 आया, है ना। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, है ना। आप ये 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बीटा की वैल्यू a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स पुट नहीं कर सकते थे यहाँ पे। अगर यदि आप पुट 2y माइनस बीटा ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, देखो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गया, नहीं हो गया। देखो, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बीटा की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ना, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है आपको, ये आपका इक्वेशन हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कैसा हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आप फाइंड करो डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution represents the family c y plus c whole square equal to x cube। अब देखो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आपको कौन सा दिख रहा है, c। सर यहाँ भी दिख रहा है, नहीं, आपको देखना है क्या इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, डिपेंडेंट नहीं, दोनों c ही है, तो दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा। ऑलराइट, अब आपको पता चल गया कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए फटाफट कर दिया जाए, एक बार तो कर ही ले सकते हैं। c को बाहर किया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y प्लस सी, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। काम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो c की वैल्यू है ना, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 बना लिया, इसको इक्वेशन 2 बना लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 से c की वैल्यू आप लिख सकते हो एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं इक्वेशन 2 में, तो मेरा इक्वेशन 2 रुकिए मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, देखो क्या हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ सी के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस सी का होल स्क्वायर पुट कर दिया। और देखो y प्लस सी पहले से है तो लिख दिया y प्लस सी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे क्या हुआ फायदा, एक y प्लस सी तो उड़ गया, है ना। अब यहां से हमें फाइनली जो इक्वेशन बन के आया वो आया 2x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, है ना बाबू। y प्लस सी भी है नीचे में, y प्लस सी इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप y प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, y प्लस सी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, है ना, जिससे कि c की वैल्यू आ जाएगी, और फिर c और y प्लस सी दोनों की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एक तो ये काम है ना। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं y प्लस सी की वैल्यू। तो यहां से y प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये एक्स स्क्वायर से ये कट गया, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट y प्लस सी इज इक्वल टू 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स। सही है ना, ठीक। तो यहां से c की वैल्यू आ गई सर, क्या आ गई सर, 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ये अपनी c की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को आप 1 में पुट कर दो, है ना, और आपका काम बन गया। कैसे बन गया सर, देखो आपका इक्वेशन क्या था, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, c इंटू वाई प्लस सी का, c की जगह पे क्या पुट करना है, 2x बाई 3
डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये रहा सी की जगह पे पुट किया हमने। फिर क्या है वाई प्लस सी, तो वाई प्लस सी पुट करना है, तो वाई प्लस सी की जगह पे क्या पुट करोगे, 2x/3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। देखो ये वाई वाई कट गया, इसका स्क्वायर है इक्वल टू एक्स क्यूब है ना। तो फाइनली अपना इक्वेशन क्या बन गया बाबू, ये बन गया 2x/3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और इधर y तो खत्म ही हो गया, 2x/3 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ये फाइनली अपना देख लीजिए, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो यही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए एक बार इसको करते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली y इक्वल टू a cos थीटा x प्लस b sin थीटा x वेयर थीटा इज इक्वल टू फिक्स्ड कांस्टेंट। देखो बाबू यहाँ पे थीटा फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो थीटा को आर्बिट्री मत मान लेना, ठीक है। तो अब बताओ मुझे अपने इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक तो ये a दिख रहा है सर, है ना, थीटा को नहीं मान लेना, ठीक है। प्लस b दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या आपको दिख गया a और b, थीटा को नहीं लेना है, ठीक है। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब दो बार डिराइव करना है, तो चलिए पहली बार एक बार तो डिराइव कर लिया जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस थीटा ए साइन थीटा एक्स, है ना, ये थीटा के साथ एक्स मल्टीप्लाइड है, बाहर नहीं है, ठीक है ना, और ये प्लस बी कॉस थीटा, अच्छा एक्स भी होगा यहाँ पे, रुकिए मैं इसको अच्छे से लिख दूं, प्लस एक्स बी कॉस थीटा एक्स। एक मिनट एक्स क्यों होगा यहाँ पे, थीटा होगा, है ना, थीटा बी कॉस थीटा। अभी ठीक है, चलो अभी एक बार ये तो एक, चलो इस इक्वेशन वन लेट से इक्वेशन वन इसको मैं ले लेता हूँ, इक्वेशन टू इसको ले लेता हूँ। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। तो एक बार और किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस थीटा स्क्वायर ए कॉस थीटा एक्स हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा स्क्वायर बी साइन थीटा एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये अपना इक्वेशन थ्री है ना बाबू। अब देखिए इक्वेशन वन को देखो ध्यान से, है ना, मैं इस इक्वेशन थ्री को एक बार दोबारा से लिखता हूं कॉमन ओमन लेके, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस थीटा, हाँ ठीक है, माइनस थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस थीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, लेट से क्या बन जाएगा ये, ए कॉस थीटा एक्स प्लस बी साइन थीटा एक्स, एक्स भी है ना, ठीक है। अब यहां से देखो कि इक्वेशन वन से इसी की वैल्यू क्या है, y है, तो अपना फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर वाई। कूल, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अभी हम लोग जाते हैं और थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते हैं ना। देखो मैथ में क्या है, जितना क्वेश्चन करो उतनी अच्छी, है ना, उतना प्रैक्टिस उतना मजा, है ना। चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी, ये मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आप देख सकते हो एक आर्बिट्री कांस्टेंट ये a दिख गया होगा, एक b दिख गया होगा, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो सबसे पहले एक बार तो डिराइव करोगे, है ना, तो 2y dy बाई डी एक्स दो बार करना है टोटल, इक्वल टू 4ax प्लस बी का डेरिवेटिव वन ही हो जाएगा। ये तो अपना थोड़ा सा छोटा कर लो, इसको डिवाइड कर लिया, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a आ गया जी। ये रहा अपना इक्वेशन वन, है ना। एक बार और डिराइव किया जाए, क्या बोलते हो, तो फिर से डिराइव करते हैं, यू भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। y को साइड में रखा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस dy बाई डी एक्स को साइड में रखा तो y का डेरिवेटिव फिर से dy बाई डी एक्स, तो उसका स्क्वायर ही कर देता हूँ, और 2a का तो जीरो हो जाएगा। अरे वाह सर, ये क्या गजब, यहाँ पे तो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा है, ये तो जल्दी से आराम से डायरेक्ट आंसर ही आ गया अपना, है ना। ये तो आसान था, आगे बढ़ा जाए, चलिए। एक्स वाई इक्वल टू ए ई टू दावर एक्स प्लस बी ई टू दावर माइनस एक्स। देख के बताओ बाबू कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, एक तो ए दिख रहा है, एक तो बी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू दावर एक्स प्लस बी ई टू दावर माइनस एक्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमें दो बार डिराइव करना है, और हमें ये दोनों जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, इनको यहां से हटाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हटाना। सबसे पहले एक बार डिराइव कर ले, कोई दिक्कत, एक्स वाई इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स को साइड में रखा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y को साइड में रखा x का तो वन ही हो जाएगा, काम खत्म, इक्वल टू ए ई टू दावर x का ए ई टू दावर x ही रहेगा, और b ई टू दावर माइनस x का माइनस b ई टू दावर माइनस x हो जाएगा सर। चलो इसको इक्वेशन वन मान लेता हूं, इसको इक्वेशन टू मान लेता हूं, ठीक है।
क्लियर? अब चलो देखो, फिर से मुझे डिराइव करना है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार और डिराइव हो जाए। चलो एक्स डी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाना है, एक्स को साइड में रखा, डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर डी बाई डी एक्स को साइड में रखा तो एक्स का तो वन ही हो जाता है, काम खत्म। और फिर जो ये वाई है, वाई का डी बाई डी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ये इसी से आया, प्रोडक्ट रूल से, ये दोनों, ठीक है। और y लास्ट में डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स का ए ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, माइनस बी ई टू द पावर का प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ये अपना इक्वेशन 3 आ गया, है ना। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड देख रहे हो, सेम है, दिख रहा है। तो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि ये जो x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये डी बाई डी एक्स दो बार तो दो टू डी बाई डी एक्स लिख लो, इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 से क्या बोल सकते हैं कि यही तो एक्स वाई है सर, हाँ, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है ना। आई होप कि आपको याद है, y प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, सबसे पहले ही किया था, ये रहा, दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, y इक्वल टू ए ई टू दी पावर 3x प्लस बी ई टू दी पावर x, है ना बाबू। तो चलो सबसे पहले y ए टू, एक तो a हो गया, एक b, दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है ना। चलो तो दो बार डिराइव करना है, सबसे पहले डी बाय, पहले तो ये अपना इक्वेशन लिख लो, है ना, ऑब्वियसली, ताकि इसको मैं एक इक्वेशन बना लूं, ठीक है, लिख लिया। अब चलिए एक बार डिराइव करते हैं, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x का डेरिवेटिव, तो 3 टाइम्स ऑफ ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर x का बी ई टू द पावर x ही रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बना लिया, सो फार सो गुड, कूल। और एक बार और करना है, दो बार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। कितना हो जाएगा ये, 9 ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर x, ये अपना इक्वेशन 3 दिख रहा है। अब देखो बाबू, तुम्हें क्या उड़ाना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी को उड़ाना है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिल गया, तीन इक्वेशन है, अब तीन ही दो ही अननोन है, ये तो आराम से किया जा सकता है ना। अब क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करो, तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं यहां साइड में लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a e टू दी पावर 3x, b टू दी पावर b e टू दी पावर x के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, y माइनस a e टू दी पावर 3x लिख दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी 3a टू दी पावर 3x जो है ना, ये क्या बन जाएगा यहां से, 3a टू दी पावर 3x, ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए ई टू दी पावर 3x माइनस वाई, है ना। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए भाई, कर सकते हो, है ना। तो b ई टू दी पावर x की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, डी बाई डी एक्स माइनस 3a टू दी पावर x। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, लास्ट वाला इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 9a ई टू दी पावर 3x है ना। तो 9a ई टू दी पावर 3x लिख दिया मैं, अभी मैं पहले यही लिख लेता हूं, प्लस b ई टू दी पावर x के जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, d, ये इसको इस साइड भेज दिया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3a ई टू दी पावर 3x, को दिक्कत, ठीक है। क्या बन के आया ये, 6a ई टू दी पावर 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स बन के आया। अब यहाँ पे देखो 3a टू दी पावर ई 3x, 3a ई टू दी पावर 3x की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ मैं बस इसका डबल यहाँ पे लिख दूं, है ना। तो फाइनली ये क्या बन के आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2a ई टू दी पावर 3x माइनस, कुछ गलती हुआ है क्या, एक मिनट, ये 3a और ये इसको हम 2a लिख सकते हैं, है ना। सही 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 सही, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, इसको माइनस वाई कर दो, है ना। 3 माइनस ये तो 2a ही हो गया, है ना। अब ये 2a जो है इसकी वैल्यू, है ना, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है, तो मैं यहाँ से 9a टू दी पावर, इसको हमने फर्दर कैलकुलेट किया, 6 आया, है ना। तो ये 2a की वैल्यू ये है, तो 6a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से कर लेते हैं,
ये क्या हो जाएगी, 2a e⁻³ की वैल्यू यहां से 3 टाइम्स ऑफ dy/dx माइनस वाई, है ना, क्योंकि ये तो 6a e⁻³ हुआ ना प्लस dy/dx, तो इसका मतलब इसका 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स हमने लिख लिया यहाँ पे। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 3 dy/dx प्लस dy/dx करोगे तो 4 dy/dx, 4 dy/dx माइनस 3y। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू 4 dy/dx माइनस 3y। देख रहे हो, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, काम बन गया अपना, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये अपना y इक्वल टू a e⁻³ प्लस b e⁻x है ना, इसका अपना आर्बिट्री कांस्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, कि जब हम आर्बिट्री कांस्टेंट गिनते हैं ना बाबू, तो तो हमें इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट गिनना चाहिए, है ना। हमें देखना चाहिए इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, डिपेंडेंट पैरामीटर्स को नहीं गिनेंगे, उन सबको एक ही गिना जाता है, सेम ही गिना जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को देख रहे हो, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट वही उतना ही ऑर्डर होगा, है ना। तो आप देखो ये C1 प्लस C2, इसको एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान सकते हो, दो आर्बिट्री कांस्टेंट को जोड़ के आर्बिट्री कांस्टेंट ही आया होगा। मान लेते हैं ये है K e⁻x प्लस यहां C3 लिख दिया, e⁻x प्लस C4 है ना, इसको लिख सकते हो e⁻x इंटू e⁻C4। अभी देखो y इक्वल टू k e⁻x प्लस, अब ये देखिए C3 और e⁻C4 इंटू e⁻x, ये भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, इसको भी कुछ और मान लो। तो y इज इक्वल टू k e⁻x प्लस मान लो लेमडा e⁻x। अब देखो इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है बाबू, दो ही है ना। और थोड़ा और गौर से देखोगे ना, तो एक्चुअली में दो भी नहीं है ना। अब क्या है देखो, e⁻x को हमने कॉमन लिया तो ये k प्लस लेमडा भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना। तो y इक्वल टू मान लिया म्यू e⁻x। तो अब यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब इसका ऑर्डर भी एक ही है।